बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 7 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ सेल ऑर्गेनेल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली विदाउट ऑर्गेनेल्स कह लीजिए या फिर उन स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन की थी जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स नहीं कहते, जिसमें जो हमने लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया था वो था साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको बताया गया कि सेल ऑर्गेनेल्स का है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो सेल है उसमें डजन्स ऑफ ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और वो तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका एक स्पेसिफिक कह लीजिए या पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है जो उन्होंने क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, और जितनी भी ऑर्गेनेल्स हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई हैं हम उन ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 60 पर 2 से 3 लाइन सेल ऑर्गेनेल्स का इंट्रोडक्शन है, हम पहले उसको देख लेते हैं जी। सेल ऑर्गेनेल्स। Organelles are small structures within cells that perform dedicated functions. Dedicated means जो मखसूस functions उनको दिए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये टाइनी या स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के इनसाइड पाए जाते हैं, ठीक है जी, और उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। There are about a dozen types of organelles commonly found in eukaryotic cells. यानी डजन्स यानी दर्जनों ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि अगर यूकैरियोटिक में डजन्स ऑफ ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं तो क्या प्रोकैरियोटिक में भी ऐसा ही होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब कुछ इस तरह है कि देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं। उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा फॉर्मुलेटेड या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इस वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स तो नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेल उनकी बॉडी, उनके सेल के इनसाइड होती है और कौन सी नहीं, ठीक है जी। We will go through the basis fact about the important cell organelles. अब हम कुछ ऑर्गेनेल्स के जो फैक्ट हैं, जो कि उनकी हकीकत है या कह लीजिए उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जिस बेस पर हम उन्हें याद रखेंगे। तो आइए उन ऑर्गेनेल्स से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहली ऑर्गेनेल जो हमें प्रोवाइड की गई है वो है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, सामने मैंने कुछ न्यूक्लियस से रेलिवेंट जो है वो मटेरियल वाइट बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल और सेल्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ये वैसे आपकी बुक में ये लाइन मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि आपकी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपके सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन की फॉर्मेशन करवानी है, इसके अलावा आप कह लीजिए और भी जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो तमाम के तमाम जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की, वो सेल की रिक्वायरमेंट वो एक्टिविटी कहलाएगी। तो उस सेल की उस एक्टिविटी को कौन चीज़ कंट्रोल करती है, कौन सी ऑर्गेनेल कंट्रोल करती है, वो आपने याद रखना है। इट इज़ न्यूक्लियस, इट इज़ न्यूक्लियस। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल्स में न्यूक्लियस की फॉर्मेशन देखते हैं और फिर प्लांट्स में, और फिर न्यूक्लियस के फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले तो एनिमल सेल्स के बारे में बताया गया है। उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। पहले तो ये बताया गया कि इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी
न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये आपको पहले भी बताया गया 3rd चैप्टर में कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल व्हाइल इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया। सेकंड, इन एनिमल सेल्स कॉमा इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, यानी अगर ये एक एनिमल सेल है आपको नज़र आ रहा है, ये आप कह सकते हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, और आपको ये नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस इसके बिल्कुल कहाँ पर हुआ है, सेंटर में। ठीक है, ये मैंने डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश की है। जबकि अगर आप प्लांट्स की बात करें तो इन मिच्योर प्लांट्स, मिच्योर का मतलब जो कि ग्रोइंग या ग्रोथ जिनकी हो रही है या हो चुकी है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जब आप याद रखिएगा जितने भी मिच्योर प्लांट्स होते हैं उनके पास जो वैक्यूल होता है जिसमें वाटर की स्टोरेज होनी होती है वो हमेशा लार्ज में आ जाता है, और वो लार्ज साइज में हो जाता है और कहाँ पर आ जाता है, सेंटर में, जिस वजह से हम इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो जैसे ही ये लार्ज वैक्यूल सेंटर में इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस को ये पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो किसी साइड पर जा लगता है। अगर मैं आपको ये डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो कुछ ये बात हो रही है कि ये असल में जो प्लांट सेल है वो इस शेप में होता है। ठीक है जी, प्लांट सेल जो आपके पास ये भी मौजूद है इसमें पहले तो वैक्यूल का साइज सिर्फ इतना सा होता है और न्यूक्लियस ऐसे पड़ा होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये अपने अंदर वाटर की स्टोरेज करता है वैक्यूल, ये पानी की वजह से इसका साइज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है वैक्यूल का, ऐसे कह लीजिए। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज़ होता चला जाता है ये पुश करता रहता है आपके न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो पुश होकर एक कॉर्नर में आ जाता है। ठीक है, अब जबकि ये सारी की सारी स्पेस जो है ये किसकी है, वैक्यूल की, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें मैक्सिमम वाटर की क्या हो जाएगी, स्टोरेज। अब ये फर्दर जो है वैक्यूल इनलार्ज नहीं हो सकता, फर्दर इसका साइज जो है वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लांट सेल है, इस वजह से हम इसके बाहर सेल वॉल भी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको ये नज़र आ रहा है पहले इसका ओरिजिनल साइज ऐसा था, लेकिन मज़ीद वाटर को एब्जॉर्ब कर करके इस मैच्योर प्लांट के सेल ने अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की स्टोरेज की, जिस वजह से इसका जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बन गया, और इसकी वजह से इट इज़ पुश टू साइड, इसने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, पुश कर दिया, पुश करके उसको एक साइड पर रख दिया ऐसे। ठीक है, लेकिन एक एडिशनल बात है वो भी मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पर कॉर्नर पर न्यूक्लियस आ जाएगा तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसी तरह वैक्यूल की जो वॉल है और न्यूक्लियस की जो वॉल है जिसको न्यूक्लियर इन्वेल्प कहा जाता है, इनमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब जब वैक्यूल को यहाँ पर केमिकल सेंसेशंस होंगी प्लांट के सेल में कि भाई फर्दर मोर अब वैक्यूल अपना साइज जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसकी जो वॉल है वो न्यूक्लियस की वॉल के साथ और न्यूक्लियस की वॉल सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो क्या करेगी, टकरा जाएगी, कोलाइड कर जाएगी, जिस वजह से पूरे सेल का स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाएगा। तो ये केमिकल सेंसेशंस होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं प्लांट के। अब क्या होगा कि मज़ीद अगर वाटर आ भी रहा होगा तो वैक्यूल जिस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जिस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसी अमाउंट में उस एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज भी कर रहा होगा, यानी निकाल भी रहा होगा। और प्लांट्स में से पानी का रिमूव होना है एक्स्ट्रा वाटर का, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है जी, तो ये असल में उन्होंने बात की है एनिमल्स और प्लांट से रेलिवेंट। होपफुली ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आ गई होंगी। अब स्टूडेंट बुक के पेज नंबर 61 पे टॉप पे डायग्राम न्यूक्लियस की बनी हुई है, उसी डायग्राम को मैंने सामने बनाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम पे मैंने आपको नज़र आ रहा होगा जो लेबलिंग की है उस पर नंबरिंग की हुई है। नंबरिंग करने का मकसद ये है कि हम पहले इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर इसको, इस तरह करके हम इनकी एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके शेप से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है हमने उसकी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है। अब आपको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ नज़र आएगी, इट इज़ द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये पहली नंबरिंग मैंने दी है किसकी, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये न्यूक्लियस को कवर करती है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आई थिंक सो ये बुक में अभी हम रीडिंग में इसको रीड करेंगे कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, या न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आएगी। सेकंड नंबर पे न्यूक्लियर इन्वेलप अगर आप देख रहे हो तो मैंने एक ये देखिए, ये एक सुराख, एक पोर बनाया हुआ है और ये पूरे न्यूक्लियस में पोर बने हुए हैं, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर किस वजह से हैं, तो स्टूडेंट्स उसकी जो फंक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको नाम जो है वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो दूसरे नंबर पे आपने कौन सी हेडिंग देखी, न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर जो है ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए हैं। अब ये आप देख रहे हैं जो सेंट्रल रीजन है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये एक फ्लूइड होता है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस फ्लूइड के सराउंडिंग आपको दो ही पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे इसके। फर्स्ट इज़ दी न्यूक्लियोलस, क्या वर्ड है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड सेकंड इसके अंदर आपको ये ब्लू मार्कर से डायग्राम नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड क्रोमाटिन, विच इज़ कॉल्ड क्रोमाटिन। तो स्टूडेंट लाइन वाइज अगर देखी जाए तो 5, मतलब कि आप कह लीजिए 5 जो हैं वो पार्ट्स हैं जिन्हें हमने लेबल किया है। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर इन्वेलप, और वो न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर कुछ पोर्स हैं विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। फिर उसका जो सेंट्रल रीजन है इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज़ अ फ्लूइड, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ क्रोमाटिन एंड जो एडिशनल एक और चीज़ है क्रोमाटिन के साथ, वो क्या है आपके पास, आप देख सकते हैं वो क्या है, न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है जी, तो ये 5 आपके पास मेजर हेडिंग्स हैं जो कि न्यूक्लियस की हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर बात स्टार्ट करें न्यूक्लियर इन्वेलप की, तो इनकी डिस्कशन करने से पहले हम यहाँ तक पहले रीडिंग कर लेते हैं ताकि जो हमने पहले समझा है हमें वो समझ आ जाए। फर्दर मोर जी, पेज नंबर 60 पर आप आ जाइए। टॉपिक न्यूक्लियस। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अक्कर इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोमिनेंट यानी जो वाकई न्यूक्लियस नज़र आता है, प्रोमिनेंट होता है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में। इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, while in mature plant cells due to the formation of large central vacuole it is pushed to side। यहाँ तक वही पॉइंट उन्होंने लिखे हैं जो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वाइल प्लांट सेल के सेंटर में वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पुश हो जाता है कॉर्नर में। और फिर फर्दर मोर मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन भी बताई कि अगर एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा तो प्लांट का वैक्यूल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। जी आगे मूव करते हैं। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। जी इसको अंडरलाइन करिए, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। जो लेबलिंग है कि न्यूक्लियर इन्वेलप का क्या फंक्शन है, अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ऐसी ऑर्गेनेल जिसके ऊपर आप कह लीजिए डबल मेम्ब्रेन है, which is called nuclear envelope। अब nuclear envelope contain many small pores। अब आपको नजर आ रहा है, जैसा मैंने बताया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, पोर्स। पोर्स मीन सुराख, ठीक है। पोर्स डेट इनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड भी पहले आपको बताया गया था साइटोप्लाज्म में। सेमी परमिएबल का मतलब जिसमें छोटे छोटे अगर पोर्स हैं, सुराख हैं, तो उसमें से मटेरियल इन और आउट हो सकता है।
तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें पोर्स पाए जाते हैं उसको सेमी परमिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये होने की वजह से हम इस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं? सेमी परमिएबल। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये सेमी परमिएबल है क्यों? तो असल में रीज़न ये है कि न्यूक्लियस ने बहुत सी चीज़ों को ट्रैवल करवाना होता है, या कह लीजिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्स मौजूद हैं। यहाँ से बहुत सा मटेरियल इनसाइड भी आता है और बहुत सा मटेरियल आउटसाइड भी आता है। तो मटेरियल की जो आप कह लीजिए वे है ट्रैवलिंग का, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियस बनवा रहा है, तो उस प्रोटीन का जो मैसेज है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में से जाना है, तो वही मैसेज जो है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वे, ये एक रास्ता है जहाँ से चीज़ों ने क्या करना है? इन एंड आउट मूव करना है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं जी। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके इनसाइड अब क्या चीज़ है? हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, न्यूक्लियर पोर्स एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के इनसाइड क्या है जी? तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। आइए देखते हैं इसे। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। यानी ग्रैनुलर फ्लूइड का मतलब कि इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे, कुछ मटेरियल्स होंगे। ठीक है, जिसको अभी हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल में जो आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है इसमें 2 पार्ट्स आगे फर्दर आ जाते हैं। पहला आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म में पहला कौन सा आ जाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है क्रोमाटिन। स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है क्रोमाटिन, एक होता है क्रोमाटिड, यानी आईएन की जगह आईडी लगा दें। तो क्रोमाटिन एंड क्रोमाटिड ये असल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मुराद आप कह लीजिए जिस तरह धागा नहीं होता, धागी नुमा साख्त, यानी जिस तरह धागे की साख्त होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह ये क्रोमाटिन का स्ट्रक्चर होता है। ये धागी नुमा साख्त होती है, लेकिन ये क्रोमाटिन कब अवेलेबल होते हैं ये आपने याद रखना है, बिफोर सेल डिवीजन, कि अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो सेल के डिवीजन से पहले हम इन्हें क्रोमाटिन या क्रोमाटिड का नाम देते हैं। ठीक है, और बिफोर सेल डिवीजन के लिए भी बायोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, इट इज़ कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस से मुराद ये एक ऐसा पहलू होता है, एक ऐसा पहलू जिसमें अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये बिफोर डिवीजन की बात है, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ, उसके न्यूक्लियस में कोई डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम बिफोर सेल डिवीजन ये कहते हैं कि इंटरफेस में हम इन्हें क्रोमाटिन या क्रोमाटिड का नाम देंगे एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। जबकि अगर आप बात करें ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है, जब आपकी डिवीजन हो रही है उसके दौरान, तो ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल एंड ऑफ इट्स न्यूक्लियस हम इसको नाम दे देते हैं क्रोमोसोम्स। क्या नाम दे देते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ये असल में जो क्रोमाटिन हैं ये कुछ प्रोटीन्स को आपस में ऐड करती हैं। ठीक है, और कुछ दूसरी प्रोटीनियस पार्ट ऐड होते हैं और आपके पास क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ये असल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है। अब सवाल क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा बिफोर सेल डिवीजन एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन? तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इट इज़ सेल साइकिल। उस चैप्टर में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि बिफोर सेल डिवीजन क्या प्रोसेसेस हैं, आफ्टर सेल डिवीजन क्या प्रोसेसेस हैं, और ये सारा काम कैसे चलता है। अभी आपने फिल वक्त ये अपनी एक बेस बना लेनी है, ये चीज़ याद रखनी है कि बिफोर सेल डिवीजन इस फेज को इंटरफेस कहते हैं, और इसमें क्रोमाटिन एंड क्रोमाटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। वाइल ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है
इंटरफेस अगले फेस में मूव कर जाता है ड्यूरिंग, आप कह लीजिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वो क्रोमाटिन जो है वो क्या बन चुका होता है, क्रोमोसोम्स। क्या बन चुका होता है, क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये आपके पास मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की थी असल में क्रोमाटिन एंड क्रोमाटिड और उससे रेलिवेंट। अब हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियोलस का मेजर काम प्रोटीन सिंथेसिस है। अभी आपको ये फंक्शन याद करने पड़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है फर्दर टू, आप कह लीजिए पोर्शंस पे। फर्स्ट इज द न्यूक्लियोलस एंड सेकंड इज द क्रोमाटिन और क्रोमाटिड। क्रोमाटिन एंड क्रोमाटिड तो आपको अच्छी तरह माशाल्लाह समझ आ गया होगा। न्यूक्लियोलस क्या है ये आपने याद रखना है, इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा जी, आइए पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियोई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। यानी उसने बता दिया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। अब आपने याद रखना है क्रोमोसोम्स का वर्ड जब भी आएगा आपने कहना है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमाटिन या क्रोमाटिड का वर्ड अगर आएगा तो आपने कहना है इंटरफेस और बिफोर सेल डिवीजन। ठीक हो गया जी। आइए सबसे पहले न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज द साइट वेयर ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes। अब ये सुनिए, न्यूक्लियोलस जो है ये असल में क्या करता है, ये असल में राइबोसोमल RNA, जिसको असल में हम स्मॉल कैपिटल RNA का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप अपने पास बुक पर लिख लीजिए। स्मॉल r का मतलब यहाँ पर राइबोसोमल है और RNA उसी के साथ आया। राइबोसोमल RNA का काम ये होता है कि इसने क्या बनाने होते हैं, राइबोसोम्स। क्या बनाने होते हैं, राइबोसोम्स। तो असल में राइबोसोम जो है वो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है जो हमने न्यूक्लियस के बाद डिस्कस करना है। तो उसका मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसका फंक्शन क्या लिखा है मैंने, इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको कहा था कि न्यूक्लियोलस का आपने क्या फंक्शन याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो असल में होता यह है कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोमल RNA के थ्रू राइबोसोम्स बनाता है और वही राइबोसोम्स क्या करते हैं आगे, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि असेंबल्ड एज राइबोसोम्स, कि वो इकट्ठे हो जाते हैं, राइबोसोम्स बन जाते हैं। अगली बात आपने याद रखनी है कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस जी। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम्स कब नजर आएंगे, जब सेल डिवीजन होगी। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस मींस उन्होंने ब्रैकेट में बताया है नॉन डिवाइडिंग फेस। नॉन डिवाइडिंग फेस मीन टू से बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है, ऑफ सेल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमाटिन। तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागी नुमा साख्त होती है, इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन, इट इज कॉल्ड क्रोमाटिड। ठीक हो गया जी। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, यानी क्रोमोसोम जो है वो कुछ प्रोटीन से और DNA से मिलकर बनता है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा गया है कि द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये बात हमने शुरू में डिस्कस की थी कि जितने भी आप कह लीजिए प्रोकैरियोट्स हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA ओनली, उनमें डायरेक्टली DNA जो है वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है। सबमर्ज का मतलब कि उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। आइए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको ये बात प्रॉपरली समझ आ जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम देखने के लिए पेज नंबर स्टूडेंट 66 पे आ जाइए। वहाँ पर आपको एक डायग्राम बनी नज़र आ रही होगी, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है अ जनरल प्रोकैरियोटिक सेल। आप देख सकते हैं इसमें सेंटर पे कहीं पर न्यूक्लियस नहीं है, सेंटर में डायरेक्टली आपको स्काई ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है वो साइटोप्लाज्म है और उसके सेंटर में जो चीज़ पड़ी हुई है वो असल में DNA है।
ठीक है, डीएनए कह लीजिए या वहाँ पे क्रोमोसोम्स लिखा होगा, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डायरेक्टली सबमर्ज हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सबमर्ज का मतलब कि उसके अंदर पड़े हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक है जी, आ जाइए वापस पेज नंबर 60 पे। देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, कि उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक स्टूडेंट न्यूक्लियस का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम मूव करते हैं आगे, टॉपिक जो एक मिनी टॉपिक है हमारे पास, राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम का जो टॉपिक है ये आप याद रखिए, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, वाइल न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से कई बार एमसीक्यूज भी आते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, कि क्रोमोसोम डैश एंड डैश से मिलकर बने हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए डीएनए एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन भी नहीं लिखना, प्रोटीन्स लिखना है, एस लगाना ज़रूरी है क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोटीन होती हैं। तो इस तरह करके आपने स्टूडेंट न्यूक्लियस में सबसे पहले तो आपने उसमें से एमसीक्यू सेपरेट करने हैं और उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करना है। और न्यूक्लियस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, आप कहीं पे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस बताइए। तो ये क्वेश्चन आपने खुद इसको परफॉर्म करना है, क्योंकि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स एंड व्हाट इज़ क्रोमाटिन। तो ये आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप करिए। एल्स न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक हो गया जी, आइए अब मूव करते हैं राइबोसोम्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स राइबोसोम्स का फंक्शन आप पहले सुन चुके हैं कि इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते कैसे हैं, किस प्रोसीजर के थ्रू करते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्ट्रक्चर को देखिए। तो राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। टाइनी मीन्स साइज में स्मॉल होते हैं, ग्रैनुलर मीन्स ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे दाने होते हैं, इस स्ट्रक्चर के ये होते हैं। और कहाँ पे फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब तैर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। यानी एनिमल सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तमाम राइबोसोम्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, फ्लॉट। इसके बाद राइबोसोम का फंक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है। तो स्टूडेंट होता कुछ इस तरह है कि असल में डीएनए जो है, जो कि न्यूक्लियस में पड़ा होता है, ये डीएनए मैसेज भेजता है आरएनए को। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वाइल आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए मैसेज भेजता है आरएनए को कि भाई आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करवाओ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की ज़रूरत है। बात समझ आ रही है। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए एक स्पेसिफिक वे से प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। उसके लिए आरएनए इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द स्मॉल एम आरएनए। स्मॉल एम का मतलब आपने यहाँ पर इसको स्मॉल ही लिखना है। स्मॉल एम मीन्स मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी। स्मॉल आर मीन्स राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल टी मीन्स ट्रांसफर आरएनए। तो ये स्टूडेंट्स असल में 3 तरह की आप कह लीजिए पोर्शंस हैं या 3 सब डिवीजन है आरएनए की। अब देखिए इसको बड़े गौर से सुनिएगा। होगा ये कि डीएनए कहेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, मैंने इसको फलां जगह पे पहुंचाना है, या फिर वो आरएनए को जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसको बता देगा कि फ़लाँ जगह रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, लेकर जानी। तो जैसे ही डीएनए इस मैसेज को आरएनए को देगा तो अब आरएनए का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है कि उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो सबसे पहले तो जो मैसेज वो डीएनए से लेगा जो आरएनए, इट इज़ कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर क्या होता है, जिस पे मैसेज आता है सॉरी मैसेंजर आपको पता भी है, जिस तरह हम फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं उस पर मैसेंजर होता है जिस पर चैटिंग होती है,
तो होपफुली अभी तक ये बात आप समझ गए होंगे कि डीएनए जब मैसेज भेजेगा आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस का, तो उस मैसेज को जो आरएनए एक्सेप्ट करेगा इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। ठीक है, फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है इस मैसेज को लेकर जाएगा स्मॉल आर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए के पास। अब राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा। अब प्रोटीन तैयार हो चुकी है, अब इसको टारगेट पर लेकर जाना है। तो असल में टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए उस प्रोटीन को उठाएगा और जिधर टारगेट है, जिधर रिक्वायरमेंट है, जिधर ज़रूरत है, जिधर डीएनए ने कहा था कि पहुंचानी है, वहां तक ट्रांसफर आरएनए जो है उस प्रोटीन को लेकर जाएगा और उस टारगेट को पूरा करेगा। तो स्टूडेंट, इस वे से डीएनए जो है वो आरएनए से काम करवाता है और आरएनए इस वे से काम करता है। अब असल में आपकी बुक में ये इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आपकी बुक में सिर्फ आरएनए के बारे में बताया गया, मीन्स टू से राइबोसोमल आरएनए, कि उसने सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैसेज कौन एक्सेप्ट करेगा और ट्रांसफ़र कौन करेगा। ठीक हो गया जी। इसको एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे सुनिए, इसको अपने पास आप राइट कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, अब कुछ बातें जो हैं वो राइबोसोम्स के बारे में हैं, आइए उन्हें रीड करते हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, आइए उन्हें देखते हैं जी। राइबोसोम्स Ribosomes are tiny granular structures that are either floating freely in cytoplasm or are bound to ER। मतलब पहली बात तो आपको समझ आ गई है कि ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं और ये फ्लॉट कहाँ पे करते हैं? साइटोप्लाज्म। अगर आप इनको देखें तो या तो ये साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करते हैं, या फिर कभी कभार जो आपका न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग ईआर पड़ी होती है। ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर ये बाउंड हो जाते हैं। क्योंकि आगे हम ये पढ़ेंगे कि ईआर, अभी मैंने आपको बताया ईआर स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है आरईआर और एक कहलाती है एसईआर। आर मीन्स रफ, एस मीन्स स्मूथ, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो इसमें फर्स्ट टाइप आपके पास आ जाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफ होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पड़े होते हैं। तो असल में राइबोसोम्स की दो ही पार्ट हैं, या तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करेंगे साइटोप्लाज्म में, या फिर वो आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठ जाएंगे, उसके ऊपर बाउंड हो जाएंगे। तो अब आपने ये याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस पार्ट पे बैठेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसके ऊपर आकर रुक जाएंगे, उसके ऊपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। Each ribosome is made up of almost equal amounts of protein and ribosomal RNA। यानी हर राइबोसोम जो है वो इक्वल अमाउंट से मिलकर प्रिपेयर हुआ है, उसमें इक्विटी है, बराबरी है। ठीक है जी। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, इसे अंडरलाइन करिए। राइबोसोम जो है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। ठीक हो गया जी। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। देखिए यूकैरियोटिक का सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। इस वजह से जो यूकैरियोटिक है उसके जो आप कह लीजिए राइबोसोम्स हैं वो थोड़े से कैपिटल भी होते हैं, मतलब बड़े भी होते हैं साइज़ में, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स हैं वो छोटे होते हैं और उनका वेट भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसका फंक्शन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल। देखिए सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सिंथेसिस जो है मोस्टली राइबोसोम्स ही करवाते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोम्स जो हैं वो सेल में पाए जाते हैं। When a ribosome is not working, जब एक राइबोसोम काम नहीं करेगा, it disassembles, तो ये टूट जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा दो स्मॉलर सब यूनिट्स में या दो स्मॉलर यूनिट्स में।
ठीक है, और फिर उसको सेल क्या करेगा, एज अ वेस्ट के तौर पे एक्सटीरियर मतलब निकाल देगा अपने अंदर से, और वो वेस्ट होगा। ठीक है, अब अगर आपने राइबोसोम्स को देखना है तो आप देखिए पेज नंबर 58 पर आ जाइए। 58 पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का जो बॉटम पे नीचे बना हुआ है उसे देखिए। आप देखिए सेंटर में आपको क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में येलो कलर का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसको उसने लेबल भी किया है। उस न्यूक्लियस के अंदर आपको एक दाना बना हुआ नज़र आ रहा होगा, एक बॉल बनी हुई नज़र आ रही होगी ब्लैक कलर की, इट इज़ न्यूक्लियोलस। ठीक हो गया। देखिए न्यूक्लियस के सराउंडिंग जितना येलोइश कलर मौजूद है उसके ऊपर डॉट लगे हुए हैं। असल में स्टूडेंट ये सारी जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर जो डॉट बने हुए हैं असल में ये तमाम के तमाम राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा भी आपको राइबोसोम्स इर्द गिर्द नज़र आ रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस की लेबलिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसको एरो दे लीजिए या इसको अंडरलाइन करके कहीं पर लिख लीजिए प्रेजेंट राइबोसोम्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स। अब आप देख सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वर्क फॉर डे 7 वो यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस की डिस्कशन की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, कि हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है। इस वजह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली ये आपको समझ भी आ गया होगा अच्छी तरह, और आपको ये भी बात समझ आ गई है कि आपने एज अ होम असाइनमेंट के तौर पर क्या काम करना है। इसके अलावा राइबोसोम्स मैंने आपको बताया कि ये एज अ MCQs एंड शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसका याद रखिए कि फर्स्ट 2 लाइन्स और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ये आपने इसका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। बाकी इसको एज अ MCQ के तौर पे आपने याद रखना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 7 यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 8 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। होपफुली आपको जो होम असाइनमेंट प्रोवाइड की गई थी आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 8 से। देखिए स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया असल में एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है सेल में। आप इसको यूँ कह लीजिए, इट इज़ दी ऑर्गेनेली ऑफ सेल। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आप सिंगुलर सुन लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया असल में एक प्लूरल है, प्लूरल। ठीक है, इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन, रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन। दूसरी बात यह है कि इट इज़ आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, कि इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि असल में एक डबल मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड है। और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, के ये जो माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। उसकी क्या रीज़न है वो अगले पॉइंट्स में आपको समझ आएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? पहले तो ये कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है। दूसरे नंबर पर आपने ये पढ़ा कि ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तीसरा ये कि इट इज़ ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया जी। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ये कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरे सेल का जो आप कह लीजिए पावर है वो इसको ही कंसीडर किया जाता है और इसको ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन आपकी बुक में शायद मेंशन नहीं है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसकी क्या रीज़न है कि ये पावर हाउस ऑफ सेल कंसीडर होता है? तो मैं अगर इनको नंबरिंग करूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हमने कहा
इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे नंबर 4 लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने में मदद करता है, या यूं कह लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, या आप यूं कह लीजिए कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पायर करें यानी सांस लें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से या ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के फंक्शन या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, या कह लीजिए कि ऑक्सीजन की वजह से उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एरोबिक कहा जाता है। और क्योंकि वो रेस्पायर कर रहे होते हैं, दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और इस फंक्शन को रेस्पायर करने के वक्त हम इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि ये एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये रेस्पायर कर रहे हैं, और जब ये रेस्पायर करते होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होती है, तो इस वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ये करता है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन तो करवाता ही करवाता है, उसके साथ साथ ये कंसीडर होता है एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, यानी जितनी भी एनर्जी की प्रोडक्शन होनी है उसके जो मेजर सेंटर है वो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, इस बात को मैं एक दफ़ा फिर करता हूँ क्योंकि ये आपने फर्स्ट टाइम सुनी है। देखिए पहली 2 बातें तो आपको समझ आ गई हैं, थर्ड बात से मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने ये कहा कि इट इज़ कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि पूरे सेल की जितनी पावर है उसका कंट्रोल जो है, या उसका कह लीजिए हाउस जो है जहाँ पे पावर होगी, इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो पावर हाउस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है एनर्जी प्रोडक्शन की, यानी ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है या एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू होती है इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स जो है वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अभी आपको इन टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, इंशाल्लाह जब आप चैप्टर नंबर 7 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर 7 आपका बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है वहाँ पर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो मैंने इस तरह मतलब ऊपर नीचे हो गए हैं पॉइंट्स, लेकिन चलें नंबर 5 पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाहिद ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन इज द ओनली ऑर्गेनेल इन आवर सिलेबस विच हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फिल वक्त एक ही ऑर्गेनेल मौजूद है जिसका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। देखें, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ द सेल। तो जिस तरह सब ऑर्गेनेल्स के लिए राइबोसोम हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो वो राइबोसोम सब के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, हर ऑर्गेनेल के लिए जिसको ज़रूरत है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली ऑर्गेनेल इन द सेल विच हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जिसका अपना डीएनए अपने राइबोसोम्स हैं, यानी ये अपनी ही प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट एक हिसाब से कह लीजिए थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया और मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फंक्शन से रेलिवेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया। अब आइए देखते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे और इसकी लेबलिंग के हिसाब से एक दो आप कह लीजिए लेबलिंग के हिसाब से हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, बुक के पेज नंबर 62 पर आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया जी, इतनी बात तो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वो जगह जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी,
एंड कंसीडर्ड एज द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, और यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। ठीक हो गया जी। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करने से पहले इसकी डायग्राम को देखिए। नीचे देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसकी जो आउटर सरफेस है ब्राउन कलर की, वो आपको काफ़ी हार्ड लग रही होगी। क्या लग रही होगी? हार्ड। जबकि इसके इनसाइड आप देखिए, आपको लग तो वो हार्ड रही है जो ब्राउन कलर की है, लेकिन असल में वो स्मूथ होती है। ठीक है, वो क्या होती है? स्मूथ। इनसाइड अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह आप क्लास में अक्सर मैं आपको ओमीबा का स्ट्रक्चर बनाकर बताता था, उसी तरह आपको अगर देखें तो अंदर इनसाइड आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो वो जो इन फोल्डिंग्स हैं, जो फोल्डिंग हुई है, इनको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। तो आप देख सकते हैं उसने लेबलिंग में क्रिस्टी का वर्ड यूज किया हुआ है। और इस क्रिस्टी के अंदर आपको स्काई ब्लू कलर का एक फ्लूइड नजर आ रहा होगा, जो कि असल में ग्रैनुलर होता है। This fluid is known as matrix. It is known as matrix. और यही वो मैट्रिक्स फ्लूइड है जिसके अंदर आपके सारे एरोबिक रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म होना है। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसको आपने अभी नाम क्रिस्टी का प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं इस क्रिस्टी की वजह से इसका इंटरनल एरिया जो है वो दिखने में रिड्यूस हो गया है, लेकिन इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तार है, कॉपर वायर है, ठीक है। मैं एक बच्चे को कहता हूँ जी कि हम जो एक बड़ी ग्राउंड है उसमें खड़े हो जाते हैं, एक बच्चा उस तार को, उस वायर को एक कॉर्नर से पकड़े, और दूसरा बच्चा वो इतनी लंबी तार है, इतनी लॉन्ग वायर है, वो दूसरी कॉर्नर पे खड़ा हो जाए और वहाँ से तार का कॉर्नर पकड़े, कॉपर वायर का। अब देखिए उनका डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर वही वायर पकड़कर मैं उसको, अगर बच्चे को कहूँ बेटा अपने हाथ पे रखें और उसको ऐसे ऐसे कॉइल कर दें, तो क्या होगा? कॉइल करने से ये होगा कि उसकी जो लेंथ है वो होगी तो उतनी ही जितनी ओरिजिनल थी। वो एक अलग बात है कि उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बच्चे को दूसरे को इतनी दूर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको इस तरह अपने हाथ के ऊपर कर्ल कर लेगा, जिस वजह से उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह आपके सामने जो माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसके अंदर जो क्रिस्टी है उसको देखिए। वो क्रिस्टी इस तरह इनफोल्डिंग्स हुई हैं, इनफोल्डिंग्स की वजह से नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर छोटा है, हालांकि इसका इंटरनल एरिया जो है वो रिड्यूस हुआ हुआ है, हत्ता कि ये एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कुदरती निज़ाम है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तौर पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो बहरहाल आइए इसकी रीडिंग करते हैं। The outer membrane of a mitochondrion is smooth, but the inner membrane forms many infoldings called cristae. ठीक है, इनफोल्डिंग्स बनती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। इट्स सिंगुलर इज क्रिस्टा। इसका सिंगुलर क्या होता है? क्रिस्टा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन क्रिस्टी, आपने इसको याद करना है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया जी, इंक्रीज द एरिया। दिखने में तो इसका एरिया रिड्यूस नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जो प्रोसेस अकर होगा, फंक्शन परफॉर्म होंगे, उनके लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या कर होने हैं? रिएक्शन। और वो रिएक्शन क्या कंसीडर होंगे? दे आर कंसीडर्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके रिएक्शन जो परफॉर्म होंगे उनकी बात हो रही है, और फिर ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स कंसीडर्ड होगा। स्टूडेंट्स, डायग्राम के नीचे भी 2 लाइंस अवेलेबल है, उन्हें भी देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं वो काफ़ी हद तक बैक्टीरिया के राइबोसोम से मिलते हैं, और दोनों के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके साइज़ में डिफरेंस होगा। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, जबकि बैक्टीरियल राइबोसोम थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम भी साइज़ में क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह याद
कर लेना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कॉल्ड प्लास्टिड्स। विच इज़ कॉल्ड प्लास्टिड्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि प्लास्टिड्स जो है ये कैसा टॉपिक है, या कह लीजिए कि एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है या फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक हो गया जी। तो इस हिसाब से मैंने आपको जैसे बताया कि प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, यानी या तो ये प्लांट में पाए जाते हैं या फिर कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स में। अब प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी। हम पहले डिस्कशन करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, और नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है वो असल में आपके पास प्लास्टिड्स की ही है, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो असल में क्लोरोप्लास्ट की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ आल्सो बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, यानी ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन से मुराद के एक आउटर होगी मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन क्या होगी, इनर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, SMWTH। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें कुछ सैक होते हैं जो बने हुए होते हैं, विच इज कॉल्ड थैलाक्वाइड्स, विच इज कॉल्ड थैलाक्वाइड्स। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप रुकिए और अगले पेज पर डायग्राम पे आइए। अब आप अगले पेज पे जब डायग्राम पर आएंगे तो आपको सारा जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पेज नंबर 63 के टॉप पे नज़र आ रहा है, उसके आउटर मेम्ब्रेन में आपको हार्ड कलर नज़र आ रहा है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपको येलोइश कलर नज़र आ रहा है। आप पहले इसको अंडरलाइन करिए और इसको नंबरिंग दीजिए। सबसे पहले तो आउटर मेम्ब्रेन को आप नंबर 1 लिख दीजिए जो लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे इनर मेम्ब्रेन को नंबर 2 लिखिए, फिर आप थैलाक्वाइड्स को नंबर 3 लिखिए। थैलाक्वाइड्स के बाद राइट साइड पे टॉप पे ग्रेनम वर्ड है, क्या वर्ड है, ग्रेनम, उसको नंबर 4 लिखिए। और फिर नीचे आपको स्ट्रोमा एक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उसको नंबर 5 लिखिए। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन तो आपको समझ आ गई जो कि उसके स्ट्रक्चर को बना रही है। इनर मेम्ब्रेन में सबसे पहले जो वर्ड हमने पढ़ा वो क्या है, थैलाक्वाइड्स। क्या वर्ड है, थैलाक्वाइड्स। अब ये थैलाक्वाइड्स असल में सैक, यानी सैक कहते हैं थैली नुमा साख्त होती है जिसके अंदर स्टैक्स होते हैं। स्टैक्स क्या हैं, कि आप यूं कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रुपए का कॉइन है, उस एक कॉइन को अगर मैं इस टेबल पर रख दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, एक कॉइन यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पे और एक, यानी मैं इस टेबल, ये हाथ है लेकिन इसको टेबल कंसीडर कर लीजिए, तो इस टेबल पे मैं 3 कॉइन्स रख देता हूँ और तीनों कॉइन्स को एक मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देता हूँ, उनको कंबाइन कर देता हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये जो कॉइन है ये असल में स्टैक होंगे, जो कि इन फ्यूचर स्टैकिंग करेंगे। जब मैं उनके ऊपर ज़्यादा सारे कॉइन्स रखता जाऊँगा तो स्टैक्स बनते जाएंगे, लेकिन इनका जो कनेक्शन है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, एक सैक के थ्रू हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड थैलाक्वाइड्स। ठीक हो गया। तो थैलाक्वाइड्स के थ्रू ये कनेक्शन हो रहा है और इसके ऊपर मतलब जिसके साथ ये कनेक्ट है, एक स्टैक के साथ कनेक्ट है, और वो स्टैक का सिंगुलर क्या होता है, ग्रैनम, यानी जो 5 रुपए का एक सिक्का है इट इज़ कॉल्ड ग्रैनम। और अगर इसी 5 के सिक्के के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर मैं 5 के कॉइन रखता जाऊँ, यहाँ तक रख लूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये क्या होंगे, ये मेरे पास स्टैक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्टैक। ठीक हो गया। तो जब ये स्टैकिंग हो जाएगी तो एक से ज़्यादा ग्रैनम है, यानी उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इट इज़ ग्रैना, इट इज़ ग्रैना। क्लियर हो गया। यानी इनर मेम्ब्रेन में सबसे पहला थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड जो है वो इस तरह ग्रैनम को एक दूसरे के साथ कह लीजिए अटैच करता है, और ग्रैनम एक स्टैक होती है पूरी की पूरी, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, जिसका प्लूरल क्या होगा, ग्रैना। ठीक हो गया। अब आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रैना थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और उनके पीछे स्ट्रोमा है।
और आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्रेना जो है इसी स्ट्रोमा में क्या कर रहे हैं, फ्लॉट कर रहे हैं, या इसमें आप कह लीजिए अभी तो ये स्टेशनरी डायग्राम है, वैसे ही इसके अंदर फ्लॉट करेंगे यानी मूव करेंगे। तो इसी वजह से जब ग्रेना फ्लॉट करते हैं तो वो फ्लॉट किस में करते हैं, स्ट्रोमा में। किस में, स्ट्रोमा, जो कि आपको पीछे एक फ्लूइड नज़र आ रहा है जो कि लाइट ग्रीन कलर का है। बात समझ आ रही है जी। आ जाइए इस डायग्राम को फिर एक दफ़ा गौर से देख लीजिए। थैलाक्वाइड्स, ग्रेना, ग्रेनम, स्ट्रोमा, ये इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग्स हैं। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हमने पढ़ा क्यों। तो देखिए ये जो आपको स्टैक बने हुए नज़र आ रहे हैं जिनको हमने ग्रेना का नाम दिया और वो कनेक्टेड हैं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के साथ, तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रेना का स्टैक दूसरे ग्रेना के साथ, दूसरा ग्रेना तीसरे, और ये इंटरलिंक्ड है थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के साथ। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रोमा को छोड़कर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट का है, ये वो है जहां पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। यानी लीव्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है वो तमाम की तमाम फोटोसिंथेसिस असल में क्लोरोप्लास्ट में होती है। और यही क्लोरोप्लास्ट है जिसको बाद में आप पढ़ते होते हैं कि इसमें क्लोरोफिल होता है। ये असल में क्लोरोफिल और कुछ एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा था शुरू से ये चीज़ पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स ने अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, वो ही क्लोरोफिल जो है वो अकेला सिर्फ ग्रीन कलर का नहीं होता, उस क्लोरोफिल के साथ कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं, कुछ एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं। तो वो क्लोरोफिल और एसोसिएटेड पिगमेंट्स मिलकर ये क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होते हैं। और ये तमाम के तमाम क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाता है इस पूरे स्ट्रक्चर में, जिसमें थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, स्टैक कॉल्ड ग्रेना एंड ग्रेनम आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स वाई हम इसको नाम देते हैं कि जी इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन से रिएक्शन अकर होते हैं, लाइट रिएक्शन। कौन से, लाइट रिएक्शन। ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, जो कि आप कह लीजिए एक फ्लूइड है, ये स्ट्रोमा वो वाहिद जगह होती है जहाँ पे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। कौन से रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब ये बात आपके पास शायद बुक में अवेलेबल नहीं है, नहीं लिखी हुई। आपने याद रखना है कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती हैं और बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का उसमें लाइट रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया जी। आइए स्टूडेंट्स पहले हम इसको इतना रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 62 पे आ जाइए। टॉपिक है प्लास्टिड्स। Plastids are also membrane-bounded organelles that only occur in the cells of plants and photosynthetic protist, that is algae। ठीक है जी, यहाँ तक तो मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ कि ये सिर्फ प्लांट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में पाई जाएगी। इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप आइए डिस्कस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। The outer membrane of chloroplast is smooth, while the inner membrane give rise to sacs called thylakoids। क्या है, thylakoids। ठीक है जी, THYLA। अच्छा जी, यहाँ पे गलती से A लिखा हुआ है, Y आएगा, THY, thylakoids। ठीक हो गया। अच्छा जी, The stack of thylakoids is called granum, जिसका प्लूरल क्या होता है, ग्रेना। यानी जो उसकी स्टैकिंग होगी, स्टैक होगा, वो क्या कहलाएगा, ग्रेनम, और उसका प्लूरल क्या है, ग्रेना। अब ग्रेना क्या है जी, कहते हैं जी ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज स्ट्रोमा। यानी ग्रेना जो है वो इसके इनर फ्लूइड में ट्रेवल करेगा, फ्लोट करेगा, विच इज स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। यानी जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यानी प्लांट्स की बात कर रहा है, उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करेगा या फोटोसिंथेसिस करेगा। दे कंटेन क्लोरोफिल, इसके पास क्या मौजूद होगा,
क्लोरोफिल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। तो मैंने भी आपको यही बताया कि क्लोरोप्लास्ट के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी, ये आपने आज तक रीड किया है। एडिशनल बात यह है कि क्लोरोफिल के अलावा कुछ एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स होते हैं। अब ये जो है ये अभी आपके यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन सेम कहूँगा कि प्लास्टिड्स का टॉपिक भी रेफरेंस दूंगा चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपरली कि कौन कौन से एसोसिएटेड पिगमेंट्स हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स। ठीक हो गया जी। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, These pigments are present in the thylakoids of grana। अब ये पिगमेंट कहाँ पे होते हैं? थैलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना, यानी आपके सामने जो अगले पेज पे स्ट्रक्चर है उस पर जितनी स्टैक बनी है और उसमें जितनी ट्यूब्स हैं उनमें ये मौजूद होता है। स्ट्रोमा की उसने बात नहीं की, तो असल में क्योंकि ये उनमें मौजूद होता है थैलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना, दैट्स वाई सारे प्रोसेस, ये जितनी भी फोटोसिंथेसिस है लाइट की मौजूदगी में होगी, दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। जबकि स्ट्रोमा इसका पार्ट ज़रूर है लेकिन इसमें लाइट रिएक्शन नहीं होते, इसमें असल में कौन से रिएक्शन होते हैं? डार्क रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन मीन टू से ऐसे रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होंगे वो लाइट रिएक्शन कहलाएंगे, और जो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होंगे इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ठीक है जी। आप कह लीजिए जब सूरज गरूब हो जाता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी, तब डार्क रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होंगे। आगे चलते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट के लिए कि इट इज एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर, कि क्रोमोप्लास्ट की बात ब्राइट कलर्स पे होती है, और ये ब्राइट कलर जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं, पेटल्स पत्तियां, और उससे आने वाला जो फ्रूट होता है इन फ्यूचर, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी बात हो रही है? क्रोमोप्लास्ट की। ये इसका पहला पॉइंट हो गया कि ब्राइट कलर होता है जो कि फ्लावर्स की पेटल्स पे पड़ता है और फ्रूट्स पे पड़ता है, और ये क्रोमोप्लास्ट से एसोसिएटेड है। दूसरी बात यह है कि क्रोमोप्लास्ट जो है ये पॉलिनेशन करवाता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ये आपने अपनी कह लीजिए कि जो पहली प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पे पढ़ा था कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल का जो कह लीजिए स्पम है, प्लांट में मेल का स्पम, जिसको आप कह लीजिए स्पोर भी कहते हैं, वो अगर चल के ट्रैवल करके हवा के थ्रू, पानी के थ्रू अगर ट्रैवल करके फीमेल के स्टिग्मा पे आकर अटैच होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। और इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं या दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज दी सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज दी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ यानी जो प्लांट अपने ही मेल एंड फीमेल के साथ, मतलब कि एक ही प्लांट है, उसका मेल पोर्शन अगर स्पोर निकालता है और उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पे जाकर वो अटैच हो जाएगा, इट इज कॉल्ड सेल्फ। और अगर एक का स्पोर मेल निकल के किसी दूसरे प्लांट की तरफ जाएगा और उसके फीमेल पर अटैच हो जाएगा, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक ही सवाल है कि ये क्यों जाएगा? तो स्टूडेंट उसकी रीज़न विंड हो सकती है, रेन हो सकती है, कि बारिश के पानी की वजह से किसी वजह से चल के चला गया, या फिर वो हवा की वजह से चल कर चला गया। तो ये कंडीशंस हैं। तो ये जितनी भी पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये सारे का सारा जो है ये क्रोमोसोम्स इसमें क्रोमोप्लास्ट मदद करवाता है पॉलिनेशन में। और फिर डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट जो है वो जब मैच्योर होकर अपनी हायर स्टेजेस पर आ चुका होता है, अब उसने डिस्पर्स होना होता है, तो उसमें भी कौन मदद करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक हो गया जी। आइए इसे रीड कर लेते हैं। 62 पेज पे सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर। इसमें ऐसे पिगमेंट होते हैं जो ब्राइट कलर से रिजेंबल करते हैं, यानी जैसे ब्राइट कलर ज़्यादा होगा, यानी सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, तो इसके पिगमेंट्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो फंक्शन क्या है?
कि ये प्रेजेंट होगा ऐसे सेल्स में जो फ्लावर की पेटल्स हैं और फ्रूट्स हैं, और ये उनकी मेच्योरिटी को क्या करेगा, इन्हांस करेगा। देयर फंक्शन इज टू गिव कलर टू दीज पार्ट्स, इसके अलावा इन पार्ट्स को ये कलर भी प्रोवाइड करेगा और हेल्प करेगा पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में। ठीक हो गया जी। ये आपके कह लीजिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट था या सेकंड टाइप थी प्लास्टर्स की। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप की तरफ, विच इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहली बात स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस पोर्शन है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरी बात, आपके प्लांट का जितना भी फूड स्टोर होना है वो ल्यूकोप्लास्ट में होना है। अब वो फूड किस किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो स्टार्च है, प्रोटीन है, एटसेट्रा, लिपिड्स वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होंगी। ठीक है। इसके अलावा आगे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है, तो स्पेसिफिक पार्ट्स में भी फूड स्टोर करवाना किसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का। ये छोटा सा पार्ट है जी। ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, दे आर कलरलेस एंड स्टोर्ड starch, proteins and lipids. They are present in the cell of those parts, यानी ये उन पार्ट्स में सेल के पाया जाएगा where food is stored, जहाँ जहाँ पे फूड ने स्टोर होना है वहाँ ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट का एक पोर्शन है, इस पोर्शन में ल्यूकोप्लास्ट है, तो इट मीन्स दैट ये वो पोर्शन है जहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उसमें फूड क्या होना है, स्टोर। तो ल्यूकोप्लास्ट उन पोर्शंस में, उन पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे फूड की क्या होनी होती है, स्टोरेज होनी होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारा प्लास्टिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को हमेशा फर्स्ट टाइप, क्रोमोप्लास्ट को हमेशा सेकंड टाइप एंड ल्यूकोप्लास्ट को हमेशा थर्ड टाइप के नाम से याद रखना है। कभी कभार ये शॉर्ट इस तरह आता होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब थर्ड टाइप में ल्यूकोप्लास्ट लिखना ही ज़रूरी है, आपने इनको इनकी कह लीजिए नंबरिंग से याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट नंबर 1, क्रोमोप्लास्ट नंबर 2 एंड ल्यूकोप्लास्ट नंबर 3। ठीक हो गया जी। आज मैंने कोई एडिशनल एग्जाम्पल नहीं दी, कोई एडिशनल मटेरियल नहीं लिखा, उसकी रीज़न ये थी कि ये टॉपिक वैसे ही कह लीजिए कि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत थी, जो कि मैंने उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर जो इसमें चीज़ों की डेफिशिएंसी है, जो कुछ एडिशनल बातें बताने वाली थी, वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये टॉपिक दोबारा आने और मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। अभी फिलवक्त जो इनमें अभी जो वर्डिंग है आपको वो याद होनी चाहिए, अभी उन वर्डिंग की बेस जो है वो आप में बननी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे, हाँ भाई स्टूडेंट्स बताइए कि व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, अब आप चुप ना करें, आप बताएं कि लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो उन पोर्शंस पर होंगे, उन पार्ट्स पर होंगे जहाँ पे क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल और उसके साथ एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और ये सारा पोर्शन क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जिसमें हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ग्रेनम जिसका प्लूरल ग्रेना है जो कि स्टैक्स होती हैं। इसी तरह कोई डार्क रिएक्शंस का पूछे तो आप कह सकेंगे जी इट अकर्स ऑन स्ट्रोमा या इट अकर्स एट स्ट्रोमा। ठीक हो गया। इसी तरह कोई पूछे जी व्हाट इज पॉलिनेशन, कौन सा पार्ट है जो कि पॉलिनेशन में मदद करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन की मदद या पॉलिनेशन करवाने में जो मदद है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। और पॉलिनेशन है क्या आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। ठीक है, फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। पॉलिनेशन सिर्फ के प्लांट के मेल पोर्शन से स्पोर का फीमेल पोर्शन के स्टिग्मा पर आकर अटैच होना, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। बहरहाल आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहाँ तक रखेंगे। तो आज हमारा प्लास्टिक के इस टॉपिक तक वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट होता है। काइंडली एज अ होम असाइनमेंट के तौर पर जो टॉपिक आपको करवाए गए हैं, इनमें से आप MCQs को सेपरेट करिए और प्लास्टिड्स को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो आज वर्क फॉर डे 8 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। Thank you so much.